हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है बर्नौलीज़ इक्वेशन। इससे पहले हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कर चुके हैं। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के स्टार्ट में भी हमने कहा था कि उसकी जो बेसिस है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। सिमिलरली जो आपकी बर्नौलीज़ इक्वेशन है इसकी जो बेसिस हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैं। और सेम वही कंडीशन के बर्नौलीज़ इक्वेशन भी हम आइडियल फ्लूइड के लिए लेंगे, जो कि हमारे पास नॉन विस्कस होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा और उसका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आप इसके थ्योरम की इसकी डेरिवेशन देखेंगे बर्नौलीज़ इक्वेशन की डिटेल में। इंट्रोडक्शन, अ फंडामेंटल इक्वेशन इन फ्लूइड डायनामिक्स विच डील्स विद द स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड इज़ नोन एज द बर्नौलीज़ इक्वेशन। यानी आपने जो फ्लूइड लेना है वो आपका स्टेडी फ्लो होना चाहिए। दूसरी चीज़ इनकम्प्रेसिबल एंड थर्ड वन इज़ द नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, यानी आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। स्टेटमेंट इसकी क्या है? बर्नौलीज़ थ्योरम स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड हैज़ द सेम वैल्यू। उसको मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं P + 1/2 रू वी स्क्वायर प्लस रू जी एच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी बर्नौलीज़ थ्योरम हमें क्या कहता है कि हमारे पास प्रेशर, एक चीज़ आएगी प्रेशर, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे पास आइडियल फ्लूइड के लिए हैज़ द सेम वैल्यूज ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, यानी कि आइडियल फ्लो के लिए वो हमारे पास कांस्टेंट होंगी। और उसके बाद इसकी डेरिवेशन देखते हैं फर्दर। कंसिडर द फ्लो ऑफ फ्लूइड विच इज़ इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस एंड फ्लो इन अ स्टेडी स्टेट मैनर थ्रू द पाइप इन टाइम डेल टी एज शोन इन फिगर। यानी कि आपने एक आइडियल फ्लूइड कंसिडर करना है जो कि एक पाइप में फ़्लो कर रहा है इन अ टाइम डेल टी। तो सबसे पहले आप इसकी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपका जो प्रेशर है उसकी डायरेक्शन, एरिया आपका, आपने एक जो मैस लिया है जिसमें आप अपनी सारी कैलकुलेशन करेंगे, एरिया वो डेल एक्स है। वॉल्यूम जो फ्लूइड का है वो V1 है, और उसके बाद जो लोअर एंड है उस पर भी सेम डेल x2। प्रेशर जो उस पर आ रहा है वो P2 है, जो एरिया है उसका वो A2 है, वॉल्यूम B2 और डेल M। और क्योंकि हमने इसमें कहा था कि इसमें प्रेशर इंक्लूड होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम जो है हाइट भी लेंगे। जो हमारा टॉप पॉइंट है उसकी हाइट हम लोग H1 कंसिडर कर रहे हैं, और जो उसका लोअर एंड है उसकी हाइट H2 है। द फोर्स ऑन द अपर एंड, सबसे पहले अपर एंड की जो सारी काइनेमेटिक्स है उसको भी डिस्कस करेगा। द फोर्स ऑन द अपर एंड ऑफ फ्लूइड इज़ P1 एंड A1, यानी प्रेशर और साथ में एरिया। सिंस हमारे पास जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हमने फोर्स निकालनी है तो वो हमारे पास इसी रिलेशन से क्या आ जाएगी? एरिया को इस साइड पर आके मल्टीप्लाई कर दें तो P × A इज़ इक्वल टू F, वेयर P1 इज़ द प्रेशर। जो 1 सबस्क्रिप्ट में वो ले रहा है वो अपर के लिए 1 लेगा टॉप पॉइंट के लिए, और जो लोअर है उसके लिए 2, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। P1 is the pressure and A1 is the area of cross section of pipe at the upper end। ये upper end के उसने बात किया। The work done on the fluid in moving through the distance del x के अंडर जो वर्क करेगा, वर्क डन हमारे पास क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी F.D जो है वो हमारे पास वर्क डन है। तो अगर इसके 1 पॉइंट पे हम ले रहे हैं तो वो वर्क डन 1 होगा F.del x1, यानी जो उसका डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है वो del x1 है। तो क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, और अगर आप ये देखें इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन वही प्रेशर और एरिया वाली, और जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के वो मूव भी सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इनकी डायरेक्शन सेम है। तो इनका जो cos F.d इज़ इक्वल टू F.d cos थीटा, तो एंगल जो है वो उन दोनों का F और D का वो 0 है। तो cos थीटा का 0 थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F.del x cos 0 इज़ इक्वल टू 1। F की जगह पे हमने जो कहा था प्रेशर P1 एंड A1 उसको पुट करेंगे, del x1 इंटू cos 0 की जगह पे 1। तो हमारे पास वर्क डन जो अपर एंड पे आ जाएगा वो आएगा P1 A1 इंटू del x1। नेक्स्ट है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट दिस एंड, अगर आप उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ले रहे हैं कि वो V1 है, तो हमारे पास क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो del x1 हमारे पास क्या आएगा? V1 इंटू टी। सेम यही जो del x की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? W1 इज़ इक्वल टू P1 A1 V1 इंटू टी। सिर्फ आपने del x की जगह V1 और T का एक्सप्रेशन यूज़ किया।
क्योंकि हमने ये अपर पॉइंट के लिए सारी कैलकुलेशन कर ली है, सेम कैलकुलेशन हमारी लोअर एंड के लिए हो गई, सिर्फ हमने जो सब्सिक्वेंट में चीज़ें डाली हैं वो 2 वाली हैं लोअर एंड के लिए। तो हमारे पास सिमिलरली वर्क डन ऑन द फ्लोर एट द लोअर एंड वो क्या होगा, W2 इज़ इक्वल टू F2 डॉट डेल X2। लेकिन इसमें देखें आपकी जो प्रेशर की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, लेकिन आपका जो पार्टिकल मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज है। तो क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है तो इनका जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 180। cos 180 इज़ इक्वल टू -1। सिमिलरली जो आपकी प्रेशर फोर्स थी उसको आपने प्रेशर और एरिया के टर्म में लिखा है, तो वो क्या आ जाएगा, P2A2 डेल X2 इंटू -1। तो हमारे पास वर्क डन जो लोअर एंड पे आएगा वो आएगा -P2A2 और डेल X2 की जगह आपने सेम XS इज़ इक्वल टू VT वाले एक्सप्रेशन से जो हमारे पास V वेलोसिटी आएगी वो V2 आएगी और टाइम T where V2 is the velocity of fluid at the lower end, P2 is the pressure, A2 is the area of cross sectional of lower end and del X2 is the distance moved by the fluid in the same time interval T. The work W2 is taken to be negative because work is done against the fluid force. क्योंकि हमारा ये वर्क डन नेगेटिव आएगा, आपका जो प्रेशर है वो इनवर्ड लग रहा है और आपकी जो वर्क डन की डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है डायरेक्शन वो आउटसाइड है। तो आपके पास जो टोटल वर्क डन होगा इन दोनों पॉइंट्स का कंप्लीट एज अ होल अपर एंड प्लस लोअर एंड, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन W इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2। तो आप ये वाली इक्वेशन W2 वाला वर्क डन और W1 वाला वर्क डन इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, P1A1 V1 इंटू टी प्लस माइनस माइनस P2A2 V2 इंटू टी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2। ये हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ले रहे हैं, लेकिन देखें आपके पास V1 और A1 एंड V1 ये आपके पास क्या बन जाएगा, A1 V1 इंटू टी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग देखिए A1 V1 एंड A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्योंकि सेम आ रही हैं, A1 V1 सिमिलरली A2 V2 ये दोनों इक्वल हैं और टाइम भी क्योंकि हमारे पास सेम है तो हम इसको वॉल्यूम से डोनेट करेंगे। क्योंकि देखें V1 और T यानी वेलोसिटी और टाइम ये कंप्लीट आपका क्या बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी X। तो एरिया के साथ जब आप X को लगा देंगे, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम हमने पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी पढ़ा था कि A इंटू एक्स है यानी एरिया और उसके साथ में उसके डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो वर्क टन की हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी P1 V1 माइनस P2 V2। क्योंकि वॉल्यूम दोनों साइड पे सेम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग, तो V को आप कॉमन लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2। उसके बाद फर्दर ये जो वॉल्यूम है इसको अपने मैस की फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो आपने वॉल्यूम की वैल्यू निकालनी है, वॉल्यूम इस साइड पे चला जाएगा और आप डेंसिटी को इस साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी। यही वैल्यू जो आपके पास वॉल्यूम की आई है इसको आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, W इज़ इक्वल टू रो ओवर V की जगह आपके पास क्या आएगा, M ओवर रो और P1 माइनस P2। यहाँ तक आपने जो कैलकुलेशन की है वो वर्क डन की है। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, पार्ट ऑफ दिस वर्क इज़ यूटिलाइज्ड बाय द फ्लूइड इन चेंजिंग इन इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पार्ट ऑफ इट इज़ यूज्ड इन चेंजिंग इट्स ग्रेविटेशनल एनर्जी। जो कि हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा था कि चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो दोनों पॉइंट्स पे आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। तो अगर आप अपर एंड पे देखें तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 mv²। m हम इसलिए सेम ले रहे हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। तो जो लोअर पॉइंट है उस पे बॉटम वाली एंड पे उस पे वेलोसिटी v2 है और जो अपर एंड है उस पे वेलोसिटी v1 है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी 1/2 mv²- माइनस mv1², 1/2 mv1²। इसी तरह अगर आप पोटेंशियल एनर्जी देखें तो हाइट को क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया था mgh2 माइनस mgh1। तो इसमें h1 और h2 जो हैं वो अपर और लोअर एंड की हाइट्स हैं। तो अब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है, यानी आपके पास जो वर्क डन है वो चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन W इज़ इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस
चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर आप सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जो वर्क डन की वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 3 से लेंगे, रो ओवर एम ओवर रो इंटू P1 माइनस P2। काइनेटिक एनर्जी की जो आपने कैलकुलेशन निकाली थी वो आपके पास, अगर यहाँ पे ही आप कॉमन लें तो आपके पास क्या बन जाता है 1/2 इंटू, क्योंकि m सेम है तो m को आप कॉमन लेंगे और बाकी जो आपके पास चीज़ बच जाएगी वो आ जाएगी V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये आपकी कैलकुलेशन होगी काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह आप जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी आप m और g को कॉमन ले लेंगे और आपके पास जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो आएगी H2 माइनस H1। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इसको आप वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पुट करेंगे। m, क्योंकि m इसमें भी आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में ये सेम है तो आप m को कॉमन लेंगे। बाकी जो सारी चीज़ें हैं उसने उनको अलग-अलग करके लिख दिया है। m दोनों साइड्स पे सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो डेंसिटी है वो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/2 जो है वो हमने पोटेंशियल एनर्जी से कॉमन ले लिया है और GH2 माइनस GH1 इसके साथ रो को सारी चीज़ों को हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम रो को इस साइड पे लेके आए तो ये इसके साथ भी रो मल्टीप्लाई होगी प्लस इसके साथ भी रो को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ भी रो को मल्टीप्लाई करेंगे यानी डेंसिटी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास एक इक्वेशन की सिंपल फॉर्म आ जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। तो अब अगर आप टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट वाली चीज़ों को अलहदा करें तो P1 और ये वाली इस साइड पे आके प्लस हो जाएगी और जो दूसरी चीज़ थी वो रो GH1 वो भी इस साइड पे आके ऐड हो जाएगी और बाकी जो दूसरी चीज़ें आपकी टॉप एंड की वो P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। This is known as the Bernoulli's equation and it is often expressed as P plus 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH और ये कांस्टेंट है। और दूसरी चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ बेसिस ऑफ द Bernoulli's इक्वेशन। आई होप आपको ये सारी इक्वेशन समझ आ गई होगी। इसके अलावा आप कभी भी एक दफ़ा हाथ से इसकी डेरिवेशन ज़रूर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस ऑफ Bernoulli's इक्वेशन को डिस्कस करेंगे।